घने जंगल में सेब के पेड़ पर कौवों का एक तिनकों का घोंसला था, जहाँ बादल कौवा अपनी पत्नी और बेटी पिंकी कपी के साथ रहता था। बिजली, मैं यहाँ बैठा बैठा बोर हो रहा हूँ। तुम घोंसले में ही रहना और अंडे का ध्यान रखना। तब तक मैं नदी से घूम कर आता हूँ। खुद ये सारा दिन फिरता है और मैं यहाँ अंडे की रक्षा करने के लिए ही तो बैठी हूँ। मम्मा मम्मा, मैं भी जा रही हूँ। मैं अपने दोस्तों से खेलने जा रही हूँ। मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा कहते हुए पिंकी कभी भी अपने दोस्तों से खेलने निकल जाती है। मैं भी अपनी सहेली से मिलने जाऊंगी, मगर मैं इस अंडे का क्या करूं? अगर मैं यहाँ से ऐसे ही चली गई तो कोई पक्षी मेरा अंडा चुरा कर ले जाएगा। ऐसे कहते हुए बिजली कभी अपने पड़ोस में रहने वाली कोमल चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, चिड़िया बहन, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। मेरी माँ बहुत बीमार है। प्लीज कुछ देर मेरे अंडे के पास बैठ जाओ। बिजली बहन, अगर आपकी माँ बीमार है तो आप जरूर जाइए। और हाँ, आप अंडे की चिंता मत करना, मैं ध्यान रखूंगी। फिर कोमल चिड़िया वहाँ से बिजली कभी के अंडे के पास जाकर बैठ जाती है और बिजली कभी अपनी सहेली से मिलने झरने पर चली जाती है। बिजली, तुम यहाँ और तुम्हारा अंडा क्या अकेला है घोंसले में? स्वीटी, मैंने उस छोटी चिड़िया से कहा कि मेरी माँ बहुत बीमार है। वो तो खुशी खुशी मेरे अंडे के पास बैठ गई। बिजली, तुम भी ना एक नंबर की झूठी हो। थोड़ी देर बाद कबूतर टोकरी लिए उस सेब के पेड़ से सेब तोड़ने आ जाता है। अगर कोई पत्थर अंडे पर लग गया तो ये अंडा टूट जाएगा। मुझे रोकना होगा कबूतर भैया को। ऐसा सोचते हुए कोमल चिड़िया नीचे कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, अभी आप कोई भी सेब ना तोड़ें, क्योंकि कोई पत्थर भी बिजली के अंडे पर लग सकता है। बिजली घोंसले में नहीं है और मैं उसके अंडे की रक्षा कर रही हूँ। ठीक है कोमल बहन, मैं नीचे गिरे हुए सेब ही चुन लेता हूँ। बिजली अपनी सहेली के साथ झरने पर बैठी हुई है। जब वो आ जाए तो मुझे बता देना, मैं फिर सेब तोड़ लूंगा। क्या कबूतर भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? बिजली तो मुझे बोलकर गई है कि उसकी माँ बीमार है। लगता है चिड़िया बहन कभी ने तुमसे झूठ बोला है। वो तो कई घंटों से झरने पर बैठी अपनी सहेली के साथ गप्पे लड़ा रही है। फिर कबूतर अपनी टोकरी में नीचे गिरे हुए सेब लेकर वहाँ से चला जाता है और कोमल चिड़िया फिर से घोंसले में जाकर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर बाद पिंकी कभी अपनी सहेली को लेकर उस पेड़ के नीचे आ जाती है। मुन्नी, रुको, मैं तुम्हें अभी अपने पेड़ से मीठे सेब खिलाती हूँ। ऐसा कहते हुए पिंकी कभी एक पत्थर जोर से सेब के पेड़ पर फेंकती है, जो वापस आकर अंडे पर लग जाता है। कोमल चिड़िया घबरा जाती है और पिंकी कभी के पास जाती है। पिंकी, ये तुमने क्या कर दिया? बहुत बुरा हुआ। तुमने अपना अंडा तोड़ दिया। मैं बताऊंगी तुम्हारी मम्मा को। थोड़ी देर बाद बिजली कभी और बादल कौवा भी वापिस आ जाते हैं। हाय, मैं मर गई। चिड़िया, ये मेरा अंडा कैसे टूट गया? बिजली बहन, मैंने तुम्हारे अंडे का बहुत ध्यान रखा, लेकिन तुम्हारी अपनी बेटी पिंकी ने पत्थर से ये अंडा तोड़ दिया। झूठ, ये झूठ है। मम्मा, चिड़िया आंटी झूठ बोल रही है। मैंने आपका अंडा नहीं तोड़ा, बल्कि चिड़िया आंटी ही कबूतर अंकल को सेब तोड़कर दे रही थी जब ये अंडा टूटा। चिड़िया, निकल जाओ, मेरे घोंसले से अभी के अभी निकल जाओ। मैं तुमसे बदला लूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। ये सारी बातें सुनकर कोमल चिड़िया रोती हुई अपने घोंसले में चली जाती है। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि कोमल चिड़िया कौवों के पास आती है। बादल भैया, मेरे घोंसले का ध्यान रखना, मैं अपनी दीदी से मिलने दूसरे जंगल जा रही हूँ। हाँ हाँ चिड़िया, चिंता नहीं करो, तुम जाओ, मैं तुम्हारे घोंसले में ही बैठ जाऊंगा। फिर कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बादल कौवा कुल्हाड़ा लेकर कोमल चिड़िया का पूरा घर तोड़ देता है। अब पता चलेगा चिड़िया को कि अंडा कैसे तोड़ते हैं। पिंकी कभी ये सब देखकर बहुत डर रही थी। वो सच बताना चाहती थी, मगर वो सच बोलने से डर रही थी। शाम होते ही जब कोमल चिड़िया वापस अपने जंगल में आती है तो अपने घर को टूटा हुआ देखकर रोने लगती है। तोड़ दिया, मेरा घर तोड़ दिया।
कप्पो, तुम बहुत बुरे हो। चिड़िया, तुमने मेरा अंडा तोड़ा और हमने तुम्हारा घोंसला, हिसाब बराबर हुआ। बिजली, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम सब बहुत बुरे हो। और पिंकी बेटी, याद रखना, जब तक तुम झूठ बोलोगी जिंदगी में हमेशा नाकाम रहोगी, क्योंकि झूठ एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। तभी वहाँ कबूतर आ जाता है और वो सारी बात कौवों को बताता है कि कैसे कोमल चिड़िया ने उनके अंडे की रक्षा की और कैसे पिंकी कपी ने उनके अंडे को तोड़ा। पिंकी कपी डर की मारी वहाँ से भाग जाती है। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कपो, मैंने तुम सबको माफ किया, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं किसी अच्छे पड़ोसी के पास ही जाकर रहूंगी। इतना कहते हुए कोमल चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। बिजली बेटी, जरा बाहर तो आकर देख, मौसम कितना सुहाना है। आ रही हूँ माँ, देखो तो आज मैंने ये काला चश्मा पहना है, कैसी लग रही हूँ मैं। बेटी, उधर नहीं इधर देखो, मैं यहाँ खड़ी हूँ। अरे वाह वाह, मेरी बेटी तो ऐसे लग रही है जैसे आसमान से कोई काली परी उतरी हो। उसी समय बादल कप्पा वहाँ से गुजरता है। वो बिजली को देखकर वहीं रुक जाता है। वाह वाह, क्या अदाएं हैं। ऐसा लगता है जैसे ये हसीना बस मेरे लिए ही बनी है। ऐसा सोचते हुए बादल कप्पा बिजली कपी के पास आता है। माँ जी नमस्ते। इसी जंगल के नदी के उस पार वाले आम के पेड़ पर मेरा बहुत बड़ा घर है। मैं आपकी सुंदर बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। हाथ? बादल बेटे, मेरी बेटी जंगल की सबसे सुंदर कवि है, शहजादी है शहजादी। इसे देखने के लिए दूसरे जंगल के अमीर अमीर काफे लाइन लगाकर खड़े होते हैं। तुम्हारे पास क्या है? माँ जी, मेरे पास पूरा आम का बाग है। मैं वादा करता हूँ कि बिजली को कभी जमीन पर पाँव नहीं रखने दूंगा। अच्छा तो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी बेटी को अंधेरा बिल्कुल पसंद नहीं। अगर तुझे मेरी बेटी से शादी करनी है तो तुझे जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ से जादुई जुगनू लाना होगा। वो जुगनू जिसकी रोशनी कभी खत्म नहीं होती। परंतु माँ जी, ये तो बहुत खतरनाक है। वहाँ तो बूढ़ी चील रहती है। तो फिर रिश्ता कैंसिल। मेरी बेटी तो किसी शहजादे कपे के घर ही जाएगी जो इसके लिए चांद तारे लाएगा। नहीं नहीं माँ जी, बिजली से शादी तो मैं ही करूँगा। ठीक है, मैं जाऊँगा। इतनी सुंदर कवि के लिए तो मैं शेर की मूछें भी तोड़ कर ला सकता हूँ। ऐसा कहते हुए बादल कप्पा वहाँ से चला जाता है। माँ जी, तुमने क्यों नहीं बताया कि मैं अंधी हूँ और देख नहीं सकती? बेटी, अगर मैं उसे बता देती तो वो कभी तुझसे शादी ना करता। जैसे पहले 100 कव्वे तुझे रिजेक्ट करके गए हैं। ये कव्वा तेरे लिए परफेक्ट है, इसलिए तो मैंने इसे यहाँ से दूर भेजा है ताकि उसे पता ना चले कि तू अंधी है। फिर बादल कप्पा चिड़िया के पास जाता है और उसे सारी बात शान हो जाता है। रानी, आपको क्या हुआ है? लेकिन चिड़िया के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। तभी बिजली कपी 2 सिपाही लेकर वहाँ आ जाती है। ये देखो, तोते ने क्या किया, इसने रानी को जहर दे दिया। सिपाहियों, जल्दी से इसे पकड़ लो और इसे फांसी दे दो। नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। रोते हुए तोता ऐसा कहता है, लेकिन सिपाही उसकी बात नहीं सुनते और उसे वहाँ से ले जाते हैं। अब बताओ चिड़िया, मुझे नौकरी नहीं देती थी ना, अब ऐसे ही तड़प तड़प कर मर जाओगी और फिर मैं बनूंगी इस जंगल की रानी। तुम्हें ये जहरीले पत्ते मैंने ही दिए हैं और अब मैं जा रही हूँ तोते को फांसी देने। तोते की दीदी दूर खड़ी ये सब सुन रही थी। वो जल्दी से वहाँ से जाती है और उस जंगल के कबूतर वैद को लेकर आती है। कबूतर के पास उन जहरीले फूलों की दवा थी। वो जल्दी से चंद कतरे दवा के चिड़िया के मुंह में डालता है। थोड़ी देर बाद उन जहरीले फूलों का असर खत्म हो जाता है और कोमल चिड़िया बिल्कुल ठीक हो जाती है। मुझे जहर उस काली कवि ने दिया था, जल्दी चलो फांसी घाट पर। ऐसा कहते हुए वो सब जल्दी से वहाँ से जाते हैं।
सिपाही तोते को फांसी देने ही वाले थे। सिपाहियों, जल्दी से फांसी दो इस तोते को, आज से मैं तुम्हारी रानी हूँ। अच्छा काली कवि, कौन है रानी? पकड़ लो सिपाहियों इस कवि को, इन्हें मुझे जहर दिया था। शुक्र है रानी, आप बच गई। ये काली कवि आपके महल पर कब्जा करना चाहती थी। हाँ तोते, मुझे सब पता चल गया है। सिपाहियों, जल्दी से इस कवि को फांसी दे दो। रानी के आदेश पर सिपाही बिजली कवि को फांसी दे देते हैं। इस तरह बिजली कवि को उसकी चालाकी की सजा मिल जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो गड्ढा हम दूसरों के लिए खोदते हैं, कभी कभी खुद उसमें गिर जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। बादल जी, जरा इधर आइए, देखिए ये आई शेडो मुझ पर कैसा लग रहा है। बादल कव्वा रसोई में बैठा बिजली कवि के लिए भोजन बना रहा था। वो भोजन लेकर बिजली कवि के पास आता है। पत्नी जी, आप तो कोयले की कान में हीरा लग रही हो। ये लो भोजन, मैंने आपके लिए बहुत प्यार से बनाया है, जरा चख कर बताएं। बादल, छोड़ो इस भोजन को, आज मेरी बचपन की सबसे प्यारी सहेली चमकीली आ रही है। पता है, वो शहर के जंगल से आ रही है, बहुत मॉडर्न है। और हाँ, मेरी सहेली के सामने अपना हुलिया ठीक कर लेना, जाकर